सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 पालियों में शुरू। आदमपुर थाना क्षेत्र में किन्नरों ने जमकर किया बवाल, राहगीरों को भी पीटा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों में सुबह बनारस क्लब द्वारा निःशुल्क हेलमेट का हुआ वितरण। और बुनकर अस्पताल में शिविर लगाकर लोगों को खिलाई फाइलेरिया से बचाव की दवा। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 135वीं जयंती मनाई गई। मोहनसराय विकास संघर्ष समिति एवं स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में बैरवन में संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह एवं किसान संकल्प सभा का आयोजन स्वामी सहजानंद विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वामी जी के आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों के आधार पर स्वामी जी के मूल मंत्र वंदे अन्नदातरम को आत्मसात करते हुए किसान हित में सृजनात्मक एवं संघर्षणात्मक कार्य का संकल्प लिया गया। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि किसानों के वैधानिक हक अधिकार की रक्षा ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अथक कर्मठ, वेदांत और मीमांस के महान विद्वान, बेबाक पत्रकार एवं लेखक के साथ साथ संगठित किसान आंदोलन के जनक एवं संचालक थे। स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवगांव में 22 फरवरी 1889 को हुआ था। विनय राय ने कहा कि दंडी स्वामी जी अन्नदाता किसान को धरती का साक्षात भगवान मानते थे, इसीलिए उन्होंने वंदे अन्नदातरम का नारा देकर किसान हित में सृजनात्मक एवं संघर्षणात्मक कार्य को ही साधना मानकर आजीवन संघर्ष करते रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वामी सहजानंद विचार मंच के सह संयोजक के नीरज सिंह ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण प्रसाद पटेल उर्फ छेदी बाबा ने किया। प्रमुख रूप से रिपुंजय राय, मंजय, गगन प्रकाश यादव, अमलेश पटेल, डॉक्टर विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, आशीष एवं ऋषि राय ने विचार व्यक्त किया तथा विजय गुप्ता, धीरज यादव, जय वर्मा, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, रमाशंकर पटेल, प्रमोद पटेल, राम नारायण पटेल, सुरेश पटेल, मदन लाल, सुभाष पटेल, सोमनाथ पटेल, बलराम पटेल, प्रेम पटेल, रवि पटेल, हनुमान पटेल, शुभम पटेल, लक्ष्मी नारायण, विजय पटेल, कल्लू पटेल, सुजीत पटेल, नीतीश पटेल, सोनू पटेल, अजीत पटेल, राजनाथ पटेल, वकील चंदन पटेल, दीपू पटेल, रमेश पटेल, डंगरू पटेल, रतन पटेल, रोहित पटेल, बंदी, संदीप पटेल, काशीनाथ पटेल, मुन्ना पटेल, सुरेश मौर्य इत्यादि की सक्रिय सहभागिता रही। आदमपुरा थाना क्षेत्र में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया, राहगीरों को भी पीटा। उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में हो रहे अन्य लोगों द्वारा वसूली को प्रशासन द्वारा रोक लगाया जाए। आदमपुर थाने के सामने गुरुवार को किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किन्नरों ने सड़क जाम कर उत्पात मचाया। मौके पर एसीपी कोतवाली भी पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं माने। काफी देर तक हंगामे के बाद किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर किन्नरों को वहां से चलता किया, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ। आदमपुर थाना क्षेत्र के पास अचानक से किन्नरों का हुजूम पहुंचा और सड़क पर कपड़ा उतारकर उत्पात मचाने लगा। सड़क जाम हो गया। किन्नर राहगीरों से उलझ गए। किन्नरों ने अपने एरिया में दूसरे लोगों के द्वारा किन्नर बंधाई लेने का विरोध किया और पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। बिना हेलमेट की सवारी कहीं जीवन पर भारी ना पड़े, इन नारों के साथ 2 पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया गया। मैदागिन चौराहे पर बिना हेलमेट धारण किए आने जाने वाले बाइक सवारों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनके मस्तक पर तिलक लगाने के साथ संस्था की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत उनको निःशुल्क हेलमेट पहनाया गया और उनके मस्तक पर तिलक और माल्यार्पण करने के साथ उनसे अपील की गई वो जब भी बाइक से बाहर निकले तो हेलमेट जरूर साथ में रखें। जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों के तहत सिर पर हेलमेट धारण करके निकले। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अशोक कुमार राय ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इससे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में सिर पर धारण किया गया हेलमेट जीवन रक्षक के रूप में काफी राहत प्रदान करता है।
बाइक चलाते वक्त सदैव यह ज़हन रखें कि घर पर आपका परिवार, आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे आपके सकुशल वापसी के इंतज़ार में रहते हैं। ऐसे में बिना रिस्क के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने घर या गंतव्य स्थान पर पहुंचे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए अनमोल है। इसे बेवक्त ना गंवाएं। हेलमेट का वितरण किया गया, जिसमें कि सबको बताया गया कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है, जो कि हेड इंजरी, जो कि सबसे मुख्य है सर, और हेड को बचाने के लिए, हेड इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे लोगों को न लगाने से जान भी जा सकता है। क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरा सर में चोट लगने की होती है। अगर सर में चोट नहीं लगता है तो आदमी को बहुत चांस रहता है उनके जान बचने का। अगर हेड इंजरी हो जाता है तो फिर बचाना जरा मुश्किल होता है। चौकाघाट स्थित बुनकर अस्पताल में शिविर लगाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई गई। फाइलेरिया लाइलाज व गंभीर बीमारी है या न हो, इसके लिए बृहस्पतिवार को जैतपुरा क्षेत्र के रसूलपुरा स्थित बुनकर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कराया गया। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर बसीर अहमद ने जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडे के समक्ष फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर शिविर का शुभारंभ किया। अस्पताल के सचिव हाजी जलीश अहमद व अनवर उल हक अंसारी की देखरेख में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडे ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग तथा WHO सिफार PCI पाथ संस्था के संयुक्त प्रयास से बुनकर अस्पताल में शिविर का आयोजन 28 फरवरी तक किया जाएगा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में बृहस्पतिवार को 63 लोगों ने फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन किया। उन्होंने इस शिविर के लिए बुनकर अस्पताल के अध्यक्ष और सचिव की ओर से किए गए प्रयास को बेहद खास बताया। इस पहल का संदेश पूरे समुदाय में पहुंच रहा है, जिससे लोग स्वयं आगे बढ़कर फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कर रहे हैं। शिविर के अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर अपने सामने दवा का सेवन करा रही है। यह दवा 2 वर्ष से कम बच्चों के, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं खिलाना है और किसी को भी दवा खाली पेट नहीं खानी है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, इसके लिए सभी को इससे बचाव की दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसकी दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित हैं। यह दवाएं सुरक्षित हैं व फाइलेरिया रोग से बचाव में कारगर हैं। अनवर उलक अंसारी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 2 दिवस पूर्व दिल्ली व जनपद मुख्यालय से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुनकर अस्पताल सहित रसूलपुरा क्षेत्र का भ्रमण किया था। इस दौरान समुदाय में जागरूकता की कमी पाई जाने से एक कैंप लगाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए थे। इसके पश्चात बुनकर अस्पताल की प्रबंधन इकाई ने फाइलेरिया बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बृहस्पतिवार से एक कैंप का आयोजन शुरू किया, जो 28 फरवरी तक नियमित चलेगा। इस दौरान अस्पताल में आने वाले सभी व्यक्तियों और क्षेत्रीय लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है। साथ ही अस्पताल के द्वारा पंपलेट की मदद से लोगों को फाइलेरिया बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर मलेरिया निरीक्षक ओम प्रकाश, फील्ड वर्कर चंद्र प्रकाश, जवाहरलाल PCI से सरिता मिश्रा, सिफार व IAD सेंटर के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सेवन अभियान चल रहा है, जिसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। घर घर आशाएं जाकर के दवा खिला रही हैं फाइलेरिया की। उसी के क्रम में एक यहाँ कैंप लगाया गया है, ताकि यहाँ के जो लोग अपना इलाज कराने आ रहे हैं OPD में, उनको भी दवाइयाँ जो हैं वो सर्वसुलभ हो सके, ताकि इनको यहाँ खिलाया जा सके और वो क्षेत्र में एक व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से 2 पालियों में प्रारंभ हुई। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज गुरुवार से 2 पालियों में शुरू हो गई। वाराणसी में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र छात्राओं का आना जाना शुरू हो गया। बता दें कि सुबह 8:15 बजे तक छात्रों को परीक्षा कक्ष में एंट्री दी गई और कड़ी निगरानी में एग्जाम शुरू हुए। इसको लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी की परीक्षा हुई। रविंद्रपुरी स्थित गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं ने हिंदी का परीक्षा दिया। वहीं छात्राओं ने बताया कि परीक्षा को लेकर हम लोग तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहे थे और आज हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा हम लोगों ने दी है।
पेपर काफ़ी सरल था और हम लोगों ने सभी प्रश्न पत्र का उत्तर लिखा है और उम्मीद है कि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। वहीं परीक्षा देने के बाद छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में आज सैकड़ों की संख्या में छात्राएं परीक्षा देने पहुंची थीं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने सिंधिया घाट पर वेद पाठी बटुकों संग गंगा आरती कर पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। वाराणसी को अरबों की सौगात देने आ रहे देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत गुरुवार को सिंधिया घाट पर नमामि गंगे ने महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ धार्मिक तरीके से किया। पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में प्रभु श्री राम व पीएम मोदी की तस्वीर को शामिल करके अभिनंदन किया। गंगा तीरे श्री राम के जय घोष से पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। अलौकिक छटा बिखेर रहे गंगा तट पर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 14,316.7 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। काशी के गले में अरबों रुपए की मोतियों के हार विकास के रूप में सजेंगे। यह दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी के स्वागत परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, पिंटू शर्मा, महर्षि योगी विद्याश्रम के बटुक शामिल रहे। हमारे काशी में फिर से वो आ रहे हैं और वो 44वीं बार आ रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए की सौगात काशी वासियों को दे रहे हैं। काशी वासियों के गले में यह विकास की मोतियों का हार निरंतर वह लाते रहें, पहनाते रहें। हम काशीवासी प्रसन्न होते हैं और काशीवासियों के लिए मोदी जी हमेशा खास रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने वेद पाठी बटुकों के साथ, जो कि महर्षि योगी विद्याश्रम के हैं, इन वेद पाठी बटुकों के साथ हमने माँ गंगा की आरती उतारकर सिंधिया घाट के इस आध्यात्मिकता से ओतप्रोत परिसर में मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगा है और यह कामना की है कि हमारा भारत आरोग्य हो। मोदी जी का संदेश है कि स्वच्छता हो, नदियां साफ हो और आत्मनिर्भर भारत हो। हमने अपील भी की है कि लोग उनके संदेश को आत्मसात करें। बीएचयू आयुर्वेद के 100 वर्ष एवं अमृत काल के लिए रोड मैप विषयक कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने 75 वर्ष में किसी नई आयुर्वेदिक औषधि की खोज न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय एवं ICMR इंटीग्रेशन सेंटर खोलने की तैयारी में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2030 तक 3 और 2047 तक 10 नई औषधियां विकसित करने में सफलता मिलेगी। वह बीएचयू के KN उड़प्पा सभागार में बुधवार को आयोजित बीएचयू आयुर्वेद के 100 वर्ष एवं अमृत काल के लिए रोड मैप विषयक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। 2 दिन यह आयोजन बीएचयू आयुर्वेद संकाय के 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सकों को अपनी ही पैथी की ही दवा लिखनी चाहिए, तभी वैद्य को समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है। मंत्रालय की गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया कि ILBS के सहयोग से पंचकर्म पर शोध हो रहा है। एम्स नई दिल्ली में भी आयुष विभाग खोलने की कवायद चल रही है। 120 करोड़ की लागत से आयुष डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने बीएचयू आयुर्वेद संकाय में 180 के स्थान पर 500 बेड होने पर जोर दिया। इस दौरान पद्मश्री प्रोफेसर मनोरंजन साहू, कमलेश शर्मा, प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे, प्रोफेसर
पी हेमंत आदि ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में 40 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए। संकाय प्रमुख प्रोफेसर पी.के. गोस्वामी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। संचालन डॉक्टर वंदना वर्मा एवं डॉक्टर देवानंद उपाध्याय ने किया। धन्यवाद प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे ने किया। इस दौरान प्रोफेसर आनंद चौधरी, प्रोफेसर के मूर्ति वेद, सुशील दुबे, डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर सुदामा यादव, डॉक्टर राजकिशोर, संज्ञारण विभाग के विभागाध्यक्ष के पांडे, डॉक्टर भास्मती भट्टाचार्य, न्यूयॉर्क पूर्व छात्रा, आयुर्वेद संकाय बीएचयू, डॉक्टर काउंसिल पंचकर्म विशेषज्ञ, पेरिस फ्रांस सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आयुर्वेदा जो इसका जो जोड़ है और ये जो काम कर सकते जो एलोपैथी में नहीं हो सकते, इसको इंटीग्रेट करके जो बीमार होते हैं पेशेंट्स का जो सोचते हैं जो ये इम्पॉसिबल इनक्यूरेबल, हमारे आयुर्वेद में काफ़ी औषधि और परंपरा का प्रोसेस है जो इतना यूज़फुल, इतना पावरफुल है। इंडिविजुअल्स जो एक चीज़ चिकित्सा ले सकते और ये इनक्यूरेबल डिजीज़ को क्योर कर सकते, ये एलोपैथी में जो नहीं हो सकते। हमारे ये रिसर्चर्स लास्ट 30 साल बीएचयू में इंटीग्रेट करके कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जो मेरी डिग्री जो बीएचयू से लिया और ये सब कॉलेज के साथ जो हूँ, ये सब कॉलेज के साथ मैं कोलैबोरेशन या इनविटेशन लेके यूएसए में दिखाऊंगी, सिखाऊंगी जो कैसे ये बीमार को ठीक कर सकते। डॉक्टर पांडे हमारे साथ थे लास्ट ईयर यूएसए में, मैं भी उसको ले गई थी यूरोप, प्राग में। तो हमारे कोशिश कर रहे रिसर्च करना। डॉक्टर पांडे भी एलोपैथी और आयुर्वेदा स्टडी किया और प्रैक्टिस करते हैं और इसलिए मैं खोज रही हूँ जो प्रोफेसर्स साथ साथ कोलैबोरेशन करके पेशेंट्स को मदद करना चाहते हैं, इसलिए मैं आई। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति 25 फरवरी को अधिवेशन व सेमिनार आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाराणसी जोन के अधिवेशन एवं सेमिनार का आयोजन 25 फरवरी को दिन में 11 बजे से हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सभागार दुर्गाकुंड मंदिर के सामने वाराणसी में किया गया है। समिति के जोनल सचिव संजय श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में देते हुए बताया कि इसमें समिति के 10 जिले के सचिव भाग लेंगे। इस अवसर पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। समिति के चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव अध्यक्षता, विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार सचिव, मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण होंगे। 25 फरवरी 2024 को अधिवेशन और सेमिनार का आयोजन जो है दुर्गा कुंड के पास स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सभागार में रखा गया है, जिसमें मतदाता जागरूकता, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, जेल में बंद कैदियों के सुधार के समय उसमें चर्चा होगी। ये हमारे संस्था के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय इस समय अरुण असीम जी हैं और संस्था के चेयरमैन माननीय कमलेश श्रीवास्तव जी हैं और सचिव जो है प्रांतीय संतोष कुमार जी, सारे लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? ये लोगों को जागरूक करना कि आप साइबर जो हो रहा है आपके साथ, इस तरीके की गोष्ठी का, चाहे हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा वगैरह जैसे बढ़ रही है तो उसको रोकने का कैसे, तो उसका सारी चीज़ें वहाँ पे जिक्र होगी। सुबह बनारस के बैनर तले घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को डॉक्टर भावना गुप्ता का भजन गायन व सुरभि एस के भरतनाट्यम ने समा बांधा। गुरुवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में डॉक्टर भावना गुप्ता द्वारा राजयोग, कौस में छोटा ख्याल, जिया नहीं माने ना माने, दादरा रो रो नैना गवाए, समापन हे गोविंद हे गोपाल मनोहारी भजन सुनाकर दर्शकगण के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। द्वितीय चरण में केरल से पधारी युवा कलाकार सुरभि एस ने भरतनाट्यम और केरल नटनम नृत्य की अद्भुत अलौकिक एवं नृत्य के माध्यम से हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पंचतंत्रम एवं केरल नाटनम की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत करके हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। अवसर पर सुजीत कुमार ठाकुर द्वारा कलाकारों को प्रमाण पत्र के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया।
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये आत्मनं निरन्तरम्। डालमिया सीमेंट ने आरसीएफ एक्सपर्ट के रूप में होम बिल्डर्स पर फोकस बढ़ाया। घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी रूफ कॉलम फाउंडेशन में सीमेंट के सही इस्तेमाल पर ग्राहकों का मार्गदर्शन और सहायता करने की जिम्मेदारी लेते हुए डालमिया सीमेंट ने एक नई पहल की है। डालमिया सीमेंट अपने नए अभियान आरसीएफ स्ट्रॉन्ग्स तो घर स्ट्रॉन्ग्स का बुधवार को वाराणसी में लॉन्चिंग किया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत डालमिया ने कहा कि पिछले 8 दशकों की हमारी शानदार यात्रा के दौरान डालमिया सीमेंट हमारे देश को उसके बुनियाद बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। कंपनी ने देश में तमाम नेशनल लैंडमार्क बनाने और लाखों लोगों के लिए खुशहाल घर का सपना पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया है। व्यक्तिगत तौर पर हम अपने घरों को संजोते हैं जिनका हमारे जीवन में गहरा मूल्य और स्थान होता है। इस प्रकार सीमेंट और तकनीकी विशेषज्ञता के सही इस्तेमाल के साथ ऐसी पीढ़ीगत संपत्ति का निर्माण न केवल घर की मजबूती सुनिश्चित करता है बल्कि जीवन भर के निवेश का भी प्रतिनिधित्व करता है। डालमिया सीमेंट लिमिटेड के सीईओ समीर नागपाल ने कहा, हमारा मानना है कि ब्रांड को उपभोक्ताओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे सही जानकारी पर आधारित विकल्प चुन सके। डालमिया सीमेंट ने पिछले कुछ सालों में सीमेंट बनाने की प्रोपराइटरी तकनीकी जानकारी विकसित की है जो रूफ कॉलम और फाउंडेशन के लिए इसे सबसे उपयुक्त सीमेंट बनाती है। रूफ कॉलम और फाउंडेशन किसी भी घर की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो इसकी मजबूती और लंबी आयु के लिए सबसे अहम होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक मजबूत जमीनी तकनीकी कार्यबल है जो घर बनाने वालों और ठेकेदारों को सुरक्षित और मजबूत घर बनाने में सहायता करता है। आरसीएफ अभियान इन्हीं अहम मूल्यों पर आधारित है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।